रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो। यस सर, हो गया। यस सर, हो गए। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन शेयर भी हो रहा होगा। यस सर, हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अपना जो जेनेटिक कोड था, जेनेटिक कोड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ये जो जेनेटिक कोड का क्या वर्क रहता है एंड किस तरह से अमीनो एसिड को टीआरएनए बाइंड करता है, जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टी क्या क्या है, कितना टाइप का रहता है, स्टार्ट कोडन क्या रहता है, स्टॉप कोडन क्या रहता है। आज हम लोग ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं ट्रांसलेशन। आप लोग बता सकते हैं ट्रांसलेशन क्या है? हेलो। एमआरएनए पे कोड को पढ़ के टीआरएनए प्रोटीन एमिनो एसिड का सीक्वेंस बाइंड करता जाता है। अमीनो एसिड का सीक्वेंस बाइंड करेगा एंड देन प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये ट्रांसलेशन में मेनली क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है अमीनो एसिड का स्पेसिफिक सीक्वेंस जो रीड करेगा टीआरएनए, जो कोडोन की फॉर्म में एमआरएनए पे प्रेजेंट रहेगा। सिंपल सी बात क्या है, जैसे ये अपना एमआरएनए है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डैश, यहाँ पे जो कोडोन का सीक्वेंस प्रेजेंट है, टीआरएनए आएगा, इसको रीड करेगा एंड यहाँ पे अमीनो एसिड को बाइंड करने का काम करेगा। ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस आप लोग को देखो। सबसे पहले हम लोग एक सेल लेते हैं। ठीक है, अब इस सेल में ये सेल नहीं, ये न्यूक्लियस ही मान लीजिए आप लोग। नहीं सॉरी, ये सेल मान लेते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा जल्दी समझने का ट्राई करना, आज हमको थोड़ा काम बहुत ज्यादा है। तो ये जैसे अपना न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में क्या है, यहाँ पे ये डीएनए प्रेजेंट है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा, इस डीएनए से एमआरएनए बनेगा। प्रोकैरियोट ये जो हम लोग प्रोसेस बता रहे हैं, यूकैरियोट का बता रहा हूं मैं। प्रोकैरियोट होता तो जो पूरा प्रोसेस यहीं पे होता। प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में ये डीएनए, डीएनए से एमआरएनए एंड एमआरएनए से डायरेक्टली ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है और यहाँ पे ट्रांसलेशन हो जाता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोट का प्रोसेस है। यूकैरियोट में क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्म होगा। ये एमआरएनए प्री मैच्योर एमआरएनए है या एचएनआरएनए है। अब इसका स्प्लाइसिंग होगा, स्प्लाइसिंग होकर मैच्योर आरएनए, मैच्योर आरएनए को साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, अब मान लीजिए मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये जो एमआरएनए है ये अपना साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, ये एमआरएनए है, ये साइटोप्लाज्म में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है ये जो हम लोग साइट की बात करें तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। अब साइटोप्लाज्म में सबसे पहले यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसका रिक्वायरमेंट रहता है? हेलो। राइबोसोम का अमीनो एसिड भी रहता है। हम लोग रिक्वायरमेंट देखेंगे किसका रहता है, बट जैसे सिंपल सी बात है, मेनली अपने को राइबोसोम रिक्वायरमेंट रहता है। तो राइबोसोम सेल में कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कोई बता सकता है? अब मैं इसको पूरे को साइटोप्लाज्म बोल रहा हूँ। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होते हैं, साइटोप्लाज्म आरईआर भी होते हैं, आरईआर में भी होता है। ठीक है, जैसे अब सिंपल सी बात है, अब मैं आप लोग को ये जैसे अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इस तरह से ये न्यूक्लियस हो गया, ये अपना आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये राइबोसोम क्या होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट रहता है, लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट के फॉर्म में सेल के साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट रहेगा। एंड देन ये यहाँ पे ये जो राइबोसोम, यहाँ जो ये जो आरईआर है, जिसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ये रफ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम अटैच होता है। तो जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है दोनों साइड से, जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं उसे हम लोग एसईआर बोलते हैं, और जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो एक यहाँ पे भी राइबोसोम अपना प्रेजेंट है। ठीक है, एंड देन ये जो न्यूक्लियर का आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे भी राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। तो ये राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अब सिंपल सी बात है, ये वाला साइटोप्लाज्म से अपना एमआरएनए यहाँ आएगा। अब ये एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम यूकैरियोट में, हम लोग मेनली यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, ये एमआरएनए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी जा सकता है क्योंकि वहां पे भी राइबोसोम प्रेजेंट है। अब सिंपल सी बात है, होगा कैसे, मैं कल उसका प्रोसेस बताऊंगा बट आज आप लोग ध्यान रखिए, ये जैसे ये एमआरएनए, यहाँ पे ये अपना लार्ज यूनिट है, ये स्मॉल यूनिट है। ठीक है,
ये लार्ज यूनिट, ये स्मॉल यूनिट। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम शुरू करेगा एमआरएनए पे। तो ये जो एमआरएनए, सिंपल सी बात है, ये एमआरएनए आएगा, ये जो सेल से निकला हुआ एमआरएनए कहाँ कहाँ पे जा सकता है, जहाँ जहाँ पे राइबोसोम होगा वहां पे जाएगा। ठीक है, अब राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, आरईआर में भी प्रेजेंट है, आरईआर में भी प्रेजेंट है, सेल में फ्री फॉर्म में भी राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, यूकैरियोट की बात करते तो 80s होगा, प्रोकैरियोट की बात करते तो 70s होगा। फ्री फॉर्म में भी राइबोसोम प्रेजेंट है, आरईआर में भी प्रेजेंट है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहां पे भी प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियर का आउटर मेम्ब्रेन है वहां भी प्रेजेंट है। तो ये प्रोसेस, ट्रांसलेशन का प्रोसेस, यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में ये साइटोप्लाज्म में होगा तो प्रोकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में होता है। और बात करें यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस से मैच्योर आरएनए साइटोप्लाज्म में आएगा, एंड साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये मैच्योर आरएनए जहां जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा वहां पे ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा। एंड ट्रांसलेशन कहाँ पे रहेगा, जहां जहां पे राइबोसोम प्रेजेंट होगा। अब राइबोसोम सेल में फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट है, ठीक है, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी अटैच है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी प्रेजेंट है। तो ये एमआरएनए इन जगह पे आ जाएगा एंड यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। प्रोसेस में आगे बताऊंगा किस तरह से होता है, पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए फॉर्मेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या चाहिए अपने को। ठीक है, बात करते हैं, ये अपना हो गया राइबोसोम, कहाँ कहाँ पे साइट आपको पता चली। जैसे मान लीजिए यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों में साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, एंड मेनली किसका रिक्वायरमेंट रहेगा, राइबोसोम का। यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट में 80s राइबोसोम, एंड प्रोकैरियोट की बात करें तो प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, यूकैरियोट में 70s भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं वो 70s टाइप के रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें टेम्पलेट की, तो टेम्पलेट एज ए एमआरएनए यूज करेंगे। जो टेम्पलेट है वो एमआरएनए को टेम्पलेट एज ए यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात करें हम लोग, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू करने से पहले अपने को कौन कौन सी चीजों की तैयारी करनी चाहिए, या सेल किस किस चीज की तैयारी करेगी, एंड देन आगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट देखें हम लोग कि किस किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। अपने को एमआरएनए चाहिए। ठीक है, एमआरएनए के एज ए टेम्पलेट, एमआरएनए एज ए टेम्पलेट। ठीक है, फिर टीआरएनए चाहिए जो अमीनो एसिड को लाने का काम करेगा। अमीनो एसिड चाहिए भाई, जब अपन प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं तो प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड तो रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। ठीक है, ये प्रोटीन अमीनो एसिड अपने को किस तरह का कितना टाइप का सेल में 20 टाइप का जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो 20 टाइप का अमीनो एसिड चाहिए। ठीक है, एंजाइम चाहिए, एंजाइम। अब एंजाइम दो तरह का रहेगा, एक तो रहेगा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, हेलो, आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. पक्का? हेलो, Yes, sir, आ रहा है समझ में। हाँ यस ठीक है। सर। तो अपने को पहला एंजाइम तो चाहिए अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, और एक पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज चाहिए। ये मैं बताऊंगा इसका काम क्या क्या है। ठीक है, एक चाहिए पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, इन दोनों का वर्क मैं बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप टेंशन ना लीजिए। जब मैं एक पर्टिकुलर हर एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा तब मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, देन उसके बाद एनर्जी सोर्स, एनर्जी चाहिए। एनर्जी अपने को एटी की फॉर्म में भी चाहिए, जीटीपी की फॉर्म में भी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद प्रोटीन फैक्टर रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन फैक्टर चाहिए। ठीक है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में, प्रोकैरियोट में डिफरेंट टाइप के रहेंगे, यूकैरियोट में डिफरेंट टाइप के रहेंगे। एंड देन अपने को राइबोसोम चाहिए। ठीक है, राइबोसोम प्रोकैरियोट की बात करें तो 70s, यूकैरियोट की बात करें तो 80s। ठीक है, ये वाले अपने को राइबोसोम चाहिए। अब इतनी रिक्वायरमेंट लेके ये पूरा सेल, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल इन चीजों का प्रिपरेशन करेगा। यदि ये चीज पूरी प्रिपेयर है तब जाके ट्रांसलेशन का प्रोसेस रन होगा। ठीक है, अब इनको एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग प्रोटीन फैक्टर देखते हैं, प्रोटीन फैक्टर को देखते हैं। प्रोटीन फैक्टर कौन कौन से चाहिए। ठीक है, ये जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है इसके 3 मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म हम लोग बात करें, मैकेनिज्म में भी 3 तरह का रहता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो प्रोटीन फैक्टर हर एक स्टेप में अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें प्रोटीन फैक्टर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन फैक्टर हम लोग बात करते हैं प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में बात करें, अब प्रोकैरियोट में तीनों स्टेप में अलग अलग प्रोटीन फैक्टर वर्क करते हैं। पहला बात करें इनिशिएशन फैक्टर,
हम लोग बात करें इनिशिएशन फैक्टर में, इनिशिएशन जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सा प्रोटीन फैक्टर वर्क करेगा। इनिशिएशन में इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3, ये 3 तरह का प्रोटीन फैक्टर वर्क करता है प्रोकैरियोट में इनिशिएशन स्टेप में। ठीक है, इलोंगेशन में ओनली 1 टाइप का फैक्टर रहेगा। ठीक है, एंड टर्मिनेशन की बात करें तो टर्मिनेशन में 3 तरह का रहेगा। 3 तरह का मैंने बताया था, रिलीफ फैक्टर 1, रिलीफ फैक्टर 2 एंड रिलीफ फैक्टर 3। इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का काम किया है मैंने कल बताया था, आप लोग बताइए हमको। RF और UA और UAG को आइडेंटिफाई करता है स्टॉप कोडन। ठीक है, 2 तो UAA UGA UA को को करता है, आइडेंटिफाई करता है। एंड 3। ये दोनों को स्टिमुलेट करता है। एनहांस करता है। ठीक है सही, बहुत बढ़िया। अच्छा, हम जोरों में तैयारी चल रही है, चलनी भी चाहिए। ठीक है, ये बात प्रोकैरियोट की हो गई। अब हम लोग यूकैरियोट के जो रिलीफ फैक्टर की बात करें, यूकैरियोट में रिलीफ फैक्टर नहीं मतलब प्रोटीन फैक्टर की बात करें तो यूकैरियोट में वही मेनली 3 स्टेप अपना चलता है। इनिशिएशन, जो चेन का इनिशिएशन करेगा, जो प्रोटीन चेन इनिशिएशन करेगा, उसमें जो प्रोटीन फैक्टर, जो इनिशिएशन फैक्टर है वो यूकैरियोट में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप लोग को याद रहे तो ठीक, नहीं तो याद जबरदस्ती करना पड़ेगा आपको नहीं रहेगा तो क्या ऑप्शन नहीं है ना कोई, थोड़े फैक्टर इंपॉर्टेंट है, नहीं होता तो बोल भी देता कि मत याद कीजिए बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सैन इनिशिएशन में जो यूकैरियोट में फैक्टर है वो अपना आता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर, ये सॉरी 4A है, फिर ये 4E आएगा। एक मिनट, हाँ ये बुक में है, मैं कल आपको बुक डिस्कस करूंगा, आज मैं ऐसे ही मतलब स्टेप वाइज बता रहा हूँ आप लोग, एंड देन एक दिन मैं पूरा बीडी सिंह बुक डिस्कस करूंगा। ठीक है, कल ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो मैं एक दिन ये पूरा बुक डिस्कस करूंगा, आप लोग टेंशन ना लीजिए, जो पढ़ा रहा हूँ वो सब बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए, मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं अपने मन से कोई नाम दे रहा हूँ कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 नाम क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ा भाई, साइंटिस्ट ने नाम दिया होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 के जो ग्रुप है, 4 में 4A आता है, 4E 4F एंड 4G। ठीक है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 ये हो गया, F आएगा, एंड एक यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4G। ठीक है, ये इनिशिएशन फैक्टर रहता है सेन यूकैरियोटिक में इनिशिएशन फैक्टर, इनिशिएशन। अब आता है इलोंगेशन वाला, तो यूकैरियोट में इलोंगेशन फैक्टर 2 रहता है, इलोंगेशन फैक्टर 1 एंड इलोंगेशन फैक्टर 2, इलोंगेशन फैक्टर 1 एंड इलोंगेशन फैक्टर 2, ये दोनों वर्क करता है। ठीक है, इलोंगेशन में। और बात करें टर्मिनेशन में, तो टर्मिनेशन में यूकैरियोट में रेडियो फैक्टर ओनली सिंगल रहता है, जो मैंने कल बताया था, और तीनों कोडन को रिकॉग्नाइज करने का, जो स्टॉप कोडन है उन तीनों को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। ये रिलीफ फैक्टर कैसे काम करते हैं जब मैं प्रोसेस बताऊंगा, टर्मिनेशन ये मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, तब मैं डिस्कस करूंगा ये किस तरह से कौन क्या काम करता है। ठीक है, एक का काम किया, जैसे इनिशिएशन फैक्टर इनका काम क्या है, इनिशिएशन फैक्टर यूकैरियोट में किस तरह से वर्क करता है, इलोंगेशन फैक्टर किस तरह से वर्क करता है, जितना इंपॉर्टेंट रहेगा मैं सब आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये प्रोटीन फैक्टर हो गया। अब एंजाइम देख लेते हैं। एंजाइम 2 तरह का रहेगा अपना, ये जो सेकंड आता है अपना एंजाइम। ठीक है, अब एंजाइम एक है अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। ठीक है, अमीनो एसाइल, अमीनो एसिड नहीं, ये एसाइल है। ठीक है, आप लोग एसिड, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, ये क्या करता है, ये टीआरएनए को, जैसे ये सिंपल सी बात है, हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ये अपना टीआरएनए था, यहाँ पे अमीनो एसिड को बाइंड करने का काम करेगा, एनर्जी का यूज करेगा। ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस क्या करेगा, ये डिस्चार्ज टीएनए को चार्जिंग टीएनए में, चार्जिंग टीआरएनए मतलब टीआर ऐसा टीआरएनए जिसके ऊपर अमीनो एसिड प्रेजेंट है, तो ये डिस्चार्ज टीआरएनए को चार्जिंग टीआरएनए में बनाने का काम करेगा। पहला वाला अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस ये काम करता है उसमें टीआरएनए को चार्जिंग करने में, एटीपी का यूज, एनर्जी का यूज करेगा। ठीक है, वो कल डिस्कस करूंगा मैं मैकेनिज्म किस तरह से रहेगा। ये हो गया अपना एंजाइम, फर्स्ट अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। सेकंड वाला है पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज ये क्या करता है, जब मैं कल आपको डिस्कस करूंगा ट्रांसलेशन का प्रोसेस, तो अभी में हम लोग देखेंगे राइबोसोम का जो लार्ज यूनिट है उसमें 3 तरह का साइट प्रेजेंट रहता है। किसी को पता है कौन कौन सा साइट प्रेजेंट रहता है? किसी को पता है कौन कौन सा साइट प्रेजेंट रहता है?
हेलो, नहीं पता, ठीक है। 3 तरह का साइट प्रेजेंट रहता है, जो अमीनो एसिड का जो सॉरी ये राइबोसोम का जो लार्ज यूनिट है, ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम का ये जो लार्ज यूनिट है, उस लार्ज यूनिट पे 3 तरह का साइट प्रेजेंट रहता है। एक होता है ए साइट, एक होता है पी साइट एंड एक होता है ई साइट। ठीक है, ए साइट से टीआरएनए एंट्री करेगा, पी साइट पे कोडिंग करेगा एंड बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एंड ई साइट से वो डिस्चार्ज टीएनए एग्जिट हो जाएगा। तो ये पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज क्या करता है, ये कनेक्शन देगा ए साइट एंड पी साइट पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। ये एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो पी साइड पे जो टीआरएनए प्रेजेंट है, मान लीजिए ये पी साइड पे ये टीआरएनए प्रेजेंट है, यहाँ पे ये पॉलीपेप्टाइड है, एंड यहाँ पे जो ये जो टीआरएनए लेके आया है अमीनो एसिड, ठीक है, ये टीआरएनए, तो ये वाली जो प्रेजेंट पॉलीपेप्टाइड चेन है जो पहले से पी साइड पे प्रेजेंट है उसमें, और इस टीआरएनए में ये जो ए साइड पे जो टीआरएनए लेके आएगा उसके बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आया किस तरह से काम करता है? नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, मैं कल मैकेनिज्म अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये एमआरएनए तो आप लोग को मैंने बता चुका, एमआरएनए पढ़ा दिया मैंने, टीआरएनए भी डिस्कस कर चुका है, दोनों मॉडल। 20 टाइप का अमीनो एसिड है, उसको देखेंगे एक बार। अभी तो इसमें तो है नहीं, ये शायद कहीं और टॉपिक आएगा तो देखेंगे, नहीं तो वेट कीजिएगा आप लोग। एंजाइम एनर्जी एटीपी एंड जीटीपी की फॉर्म में रहेगा। हाँ, राइबोसोम को वेट कीजिए, राइबोसोम को देखते हैं पहले। ठीक है, एमआरएनए को देख लेते हैं। एमआरएनए क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये जो एज ए टेम्पलेट हम लोग एमआरएनए यूज करते हैं, ये एमआरएनए क्या है। यहाँ पे ये जो एमआरएनए की बात करें, ये जो एमआरएनए है ये सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, आप लोग को सबको पता है सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा अमीनो एसिड को एंड पॉलीपेप्टाइड की सीक्वेंस को फॉर्म करने में। एमआरएनए पे क्या है, मैसेज जो कोडिंग सीक्वेंस प्रेजेंट थी, मैसेज की फॉर्म में प्रेजेंट थी, टीआरएनए आएगा उस सीक्वेंस को रीड करेगा एंड उसी के बेसिस पे ये लेके अमीनो एसिड को लाने का काम करेगा। ठीक है, ये एमआरएनए जब फॉर्म होता है, कहाँ पे फॉर्म होता है, न्यूक्लियस में फॉर्म होता है। ठीक है, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में ये साइटोप्लाज्म में फॉर्म होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट में क्या होता है, जैसे ही एमआरएनए फॉर्म हुआ उसको स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोकैरियोट में कोई भी स्प्लाइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, यूकैरियोट में स्प्लाइसिंग करते हैं, आरएनए का स्प्लाइसिंग करते हैं हम लोग। मैकेनिज्म पहले मैं बता चुका हूँ, और नहीं है तो जो नए नए स्टूडेंट है आप लोग टेंशन ना लीजिए, मैं एमआरएनए का स्प्लाइसिंग अच्छे से आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, ये एमआरएनए का स्प्लाइसिंग भी है ना, स्प्लाइसिंग एमआरएनए का रिक्वायरमेंट रहता है यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में स्प्लाइसिंग रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोडॉन की। इसमें कोडॉन भी इन्वॉल्व रहता है। ये जो कोडॉन का रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से कोडॉन एमआरएनए पे प्रेजेंट रहेगा, ये जो एमआरएनए है इस एमआरएनए पे 2 तरह का कोडॉन प्रेजेंट रहेगा। ये जो एमआरएनए है अपना, ट्रांसलेशन के प्रोसेस में ये जो एमआरएनए पे 2 तरह का कोडॉन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये 5 प्राइम डैश है, ये 3 प्राइम डैश है। ठीक है, इस एमआरएनए पे यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन एंड यहाँ पे स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, हम लोग बात करें स्टार्ट कोडॉन की, तो स्टार्ट कोडॉन कल मैं बता चुका हूँ, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में सेम रहता है। एयूजी प्रोकैरियोट में फॉर्माइल मिथ्योनिन को लाने का काम करेगा एंड यूकैरियोट में मिथ्योनिन को लाने का काम करेगा। एंड बात करें स्टॉप कोडॉन की, तो स्टॉप कोडॉन रहता है अपना जो आपको मैं बता चुका हूँ, यूएए, यूजीए एंड यूएजी। ठीक है, ये 3 तरह का स्टॉप कोडॉन रहता है। अब बात हम लोग प्रोकैरियोट की करें तो देखो यूकैरियोट में क्या रहता है, सिंपल सी बात, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस अलग अलग रहता है। बट प्रोकैरियोट में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ओवरलैप हो जाता है। ओवरलैप होने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात, ये साइटोप्लाज्म में ये जो अपना प्रोकैरियोट में क्या रहता है, डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, ये डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये न्यू एमआरएनए फॉर्म हो रहा है, अब इस इतना डीएनए का यहाँ पे ये प्रमोटर रीजन था एंड यहाँ पे ये मान लीजिए टर्मिनेटर रीजन है, यहाँ पे ये एमआरएनए फॉर्म हो रहा है। इस जगह पे जो पॉलीमरेज है ये क्या कर रहा है, एमआरएनए का फॉर्म कर रहा है। अब सेल में क्या होता है, ये जो एमआरएनए का फॉर्म होना ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। ये हो गया अपना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ठीक है, एंड देन ये जो एमआरएनए क्या करता है, जब ये साइटोप्लाज्म में आता है 5 प्राइम यही है, तो ट्रांसलेशन भी 5 प्राइम से शुरू होगा। ठीक है, अब ट्रांसलेशन में क्या करेगा, ये राइबोसोम सेल में पड़ा है, ये काम प्रोकैरियोट में चल देख रहे हैं, प्रोकैरियोट में ये पूरा काम साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये राइबोसोम क्या करते हैं, यहाँ पे आके ये लार्ज यूनिट, ये स्मॉल यूनिट, लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होने से, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस खत्म होने से पहले ही ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जा रहा है।
ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस पहले स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट में ओवरलैप करता है, यूकैरियोट में ये नहीं हो पाता है, क्योंकि यूकैरियोट में पहली बात ट्रांसक्रिप्शन भी अलग जगह पे होता है, ट्रांसलेशन भी अलग जगह पे होता है। और ट्रांसक्रिप्शन जिसमें जो एमआरएनए बनता है यूकैरियोट में, वो डायरेक्ट एमआरएनए को ट्रांसलेशन में यूज नहीं करते हैं, उसमें स्प्लाइसिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, तो ये कुछ तरह के कोडॉन रिक्वायरमेंट थे, कोडॉन हो गए। अब हम लोग बात करते हैं राइबोसोम की। ये कोडॉन हो गया अपना एमआरएनए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो गया। यहाँ से कौन कौन सा खत्म हुआ अपना, एमआरएनए, टीआरएनए हो गया, अमीनो एसिड देख लेंगे, राइबोसोम। अब बात करते हैं राइबोसोम की। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये जो राइबोसोम में यहाँ पे यूज होने वाला राइबोसोम है वो बताऊंगा। ठीक है, जो ट्रांसलेशन में प्रोसेस में यूज होगा राइबोसोम वो बता रहा हूँ मैं, ना कि सेल बायोलॉजी वाला राइबोसोम पढ़ा रहा हूँ मैं। आप लोग को किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, कौन सा सब यूनिट होता है, वो सब आप लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, साइटोलॉजी पढ़ेंगे, साइटोलॉजी में पूरा राइबोसोम अच्छे से पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे जो मुझे जितना जरूरत होगा वो मैं बता रहा हूँ, और मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं हम लोग राइबोसोम की। राइबोसोम की, ठीक है। अब यहाँ पे राइबोसोम, राइबोसोम आप लोग को पता है 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट। राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, लार्ज यूनिट और एक होती है स्मॉल यूनिट। ये आप लोग को पता है लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट कौन से आयन के बीच, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए एक आयन की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा? मैग्नीशियम सर। मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा, यदि मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये राइबोसोम का डाइमराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 2 राइबोसोम ऐड हो जाएंगे, 70S राइबोसोम मिल जाएंगे, तो ये 100S में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये मैग्नीशियम राइबोसोम की दोनों यूनिट को ऐड करने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं राइबोसोम की जो दोनों यूनिट है अपना, किस तरह से हम वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्मॉल यूनिट को डिस्कस करते हैं, राइबोसोम की स्मॉल यूनिट। ठीक है, ये जो यूनिट है डिस्क शेप की रहती है, डिस्क शेप रहती है, एग्जैक्टली इसका शेप है ना इस राइबोसोम का। ये जो स्मॉल यूनिट है हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली, तो ये क्या रहता है, इस तरह से रहेगा। ठीक है, एंड देन इस तरह से रहेगा, एक हेड रहेगा, एक बेस रहता है, यहाँ पे क्लेफ्ट की फॉर्म में एक क्लेफ्ट प्रेजेंट रहेगा, देन इस तरह से एक शेप रहता है। ठीक है, ये तो हम लोग इसको डायरेक्टली डिस्क शेप लिख रहे हैं, जो मुझे आगे समझाने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये इस तरह से एक यूनिट प्रेजेंट रहेगी, यहाँ पे एक हेड रहेगा, एंड यहाँ पे एक आरएनए एमआरएनए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहती है। ठीक है, जब कल मैं इनिशिएशन और मैकेनिज्म अच्छे से दिखाऊंगा तो इस साइट के बारे में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, हर एक साइट को मैं अच्छे से दिखाऊंगा। अब ये स्मॉल यूनिट की बात करें हम लोग, तो ये 30S एंड 40S 2 यूनिट रहेगी, ये प्रोकैरियोट में है एंड ये यूकैरियोट में है। ये जो स्मॉल यूनिट है एमआरएनए है अपना है, जो एमआरएनए बाइंड होता है वो स्मॉल यूनिट पे आके बाइंड होने का काम करेगा। तो ये जो एमआरएनए की स्मॉल यूनिट है ये बाइंडिंग साइट ऑफ एमआरएनए है। जो राइबोसोम की जो स्मॉल यूनिट है ये बाइंडिंग साइट ऑफ एमआरएनए है, बाइंडिंग साइट ऑफ एमआरएनए। ये वाली जो साइट है राइबोसोम पे जो प्रेजेंट रहती है, इस साइट को क्या नाम बोलते हैं, किसी को पता है तो आप लोग बता सकते हैं। ये जहाँ पे ये जो राइबोसोम आके बाइंड होता है। ठीक है, चलिए कोई ना, हम लोग डिस्कस करेंगे कल। ये अपना हो गया स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट यहाँ पे आके बाइंड करता है। ठीक है, आप लोगों ने साइन डेल्गार्नो नाम सुना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं लार्ज यूनिट की। जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वही अपना यही यूनिट है, ये डोम शेप रहती है। ठीक है, ये डोम शेप रहती है, ये लार्ज यूनिट है। अब लार्ज यूनिट प्रोकैरियोट में बात करें तो 50S भी होगी, एंड यूकैरियोट की बात करें तो 60S होगी। ठीक है, ये 2 तरह की यूनिट होती है। यहाँ पे इस लार्ज यूनिट में 3 टीआरएनए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहती है। इस लार्ज यूनिट में 3 टीआरएनए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहती है, बाइंडिंग साइट प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब ये जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया था, मैं उस स्ट्रक्चर को उसी बेसिस पे दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने सेल का स्ट्रक्चर कहाँ पे दिखाया था,
मिटा दिया है क्या? हाँ नहीं है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये जो मैं साइड दिखा रहा हूँ, जैसे चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से बना लेंगे ऐसे ही, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल में अपना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन से अपना ईआर फॉर्म हुआ है, ये ईआर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये ईआर। अब यहाँ पे राइबोसोम की लार्ज यूनिट एंड देन आगे आती है स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पे टीआरएनए आके एमआरएनए आके बाउंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन रहता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहता है। राइबोसोम की जो यूनिट है वो ईआर के यूनिट से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो अब मैं राइबोसोम की जो यूनिट है, लार्ज यूनिट, उसको यहाँ पे बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये राइबोसोम की यूनिट है, डोम शेप बना रहा हूँ मैं, ये जो लार्ज यूनिट है ये डोम शेप है, ठीक है। इस तरह की यूनिट रहेगी एंड यहाँ पे एक साइड को ओपन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये टीआरएनए में जाके, ये सॉरी राइबोसोम जो ये आरईआर में जाके ओपन होने का काम करेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 3 साइड बना, ठीक है। पहली साइड इस राइबोसोम की यूनिट में 3 तरह का साइड प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एमआरएनए आएगा ना, किस तरह से, यहाँ पे ये जो ईआर से, यहाँ पे ईआर से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यदि स्मॉल यूनिट को लेके आऊं, ठीक है, पहले तो लार्ज यूनिट को कंप्लीट करते, आप लोग स्ट्रक्चर यदि आप लोग के दिमाग में बन जाएगा ना, ठीक है, फिर आप लोग को दिक्कत नहीं रहेगा। जैसे 1 मिनट, हाँ टाइम लगेगा 2 मिनट, बट स्ट्रक्चर बन जाएगा तो आप लोग को इजीली समझ में आएगा कि सेल में प्रोसेस किस तरह से चलता है, ठीक है। आप लोग एक बार समझने का ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे ये अपना लार्ज यूनिट हो गया, ये राइबोसोम का स्मॉल यूनिट है, ठीक है। इस तरह से राइबोसोम का हम लोग शो करते हैं एंड देन यहाँ पे आके अपना एमआरएनए बाइंड होगा, ये चीज मान लीजिए अपना एमआरएनए है, ये एमआरएनए यहाँ पे आके बाइंड हो रहा है, ठीक है। ये अपना 5 प्राइम है एंड ये अपना 3 प्राइम, ठीक है। अब ये जो मैं राइबोसोम की साइट आपको दिखा रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ना, आप लोग एक बार ये ध्यान से देख लेंगे ना, इस तरह से राइबोसोम पे ये एमआरएनए पे कोडॉन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड इस तरह से इस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या होता है, ये जो 3 साइट है, अब इन तीनों साइट का डिफरेंट डिफरेंट नाम है एंड उसी के बेसिस पे हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये जो साइट है ये जाके ओपन होती है आरईआर में, ठीक है। ये ओपन फ्रॉम आरईआर, ठीक है। आरईआर में ये ओपन होगी, 5-10 मिनट, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होता है, ये साइड है जो ओपन होगी आरईआर में, ठीक है। अब ये जो ये वाली साइड है, इस साइड को हम लोग ई साइड बोलते हैं, ठीक है। ये साइड है, इसको ई साइड बोलेंगे, इस वाली साइड को हम लोग ए साइड बोलेंगे, ठीक है। एंड ये जो मिड में साइड होती है, इस साइड को हम लोग पी साइड बोलेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये पी साइड, ए साइड, ई साइड एंड आर साइड ये है क्या, इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ए साइड की। ये आप लोग को डायग्राम समझ में आया, राइबोसोम किस तरह से एमआरएनए पे अटैच करता है? हेलो, यस सर। सो तो नहीं गए कोई? सर यहाँ तो आरईआर का क्या काम है? आरईआर का क्या काम है? राइबोसोम जहां पे अटैच होगा, राइबोसोम कहाँ पे अटैच होता है? हेलो, ईआर पे होता है, आरईआर पे होता है। आरईआर पे होता है, ठीक है। अब मैं और बताऊं क्या काम रहता है, देखो यहाँ पे आपने सही सवाल पूछा, कोई नो डाउट। अब मान लीजिए यहाँ पे जो प्रोटीन फॉर्म होगा, ये जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है ना, ये प्रोटीन यहां से आरईआर में भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है, ये प्रोटीन यहां से हम लोग
RER में भेजेंगे। RER से अच्छा चलिए यहाँ पे एक बार और सेल का डायग्राम, हमको एक और सेल का डायग्राम बनाने दीजिए, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सेल, ये न्यूक्लियस, ये RER, और आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा RER के जस्ट बगल में गोल्जी बॉडी रहता है। हेलो हेलो, यस सर यस। हाँ, तो जब ये प्रोटीन यहाँ से प्रोटीन फॉर्म होकर RER में जाएगा, RER से ये प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास आएगा, गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इसमें स्ट्रक्चरल चेंज करेगा, कार्बोहाइड्रेट ऐड करना होगा तो कार्बोहाइड्रेट ऐड करेगा, एंड जो भी उस प्रोटीन में स्ट्रक्चरल चेंज करना होगा वो स्ट्रक्चरल चेंज होगा, एंड देन ये प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उस तरह से फॉर्म में कन्वर्ट होके आ जाएगा। एंड उस प्रोटीन में जिस तरह से, ये किसका माइक ऑन है बाबू? मेला घूमने गए हो क्या बाबू? हेलो, किसी का माइक ऑन है यार, ऑफ कर लीजिए। पापड़ तले जा रहे हैं यार, किसी का माइक ऑन है यार, बंद कर लीजिए आप लोग। कौन है? सृष्टि लोहरे, हेलो सृष्टि, हाँ यहाँ पे आप लोग को भी शो हो रहा है? हेलो यस यस सर। सर सो रहा है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये अपना प्रोटीन यहाँ से RER से क्या करेगा, ये प्रोटीन RER में एंटर करेगा, यहाँ से RER से यहाँ पे आपको पता होगा RER के बगल में यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स रहता है, गोल्जी बॉडी रहती है। ये जो प्रोटीन आएगा गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी में स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसमें जो भी एडिशन करना होगा किसी भी कंपाउंड का, जैसे एंजाइम बनाना है, कोफैक्टर ऐड करना है, को एंजाइम ऐड करना है, मेटल आयन ऐड करना है, तो वो ऐड करके उसी तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म होके वो एंजाइम की फॉर्म में प्रोटीन बाहर आएगा। ठीक है, हेलो, यस सर। समझ में आया? यस सर बिल्कुल। हेलो, समझ में आया ना? हाँ ठीक है, तो ये इस तरह से RER वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, एक मिनट। हाँ यहाँ पे जो अपना ए साइड इसेट, हाँ ये हो गया, पी साइड होगा, ये यहाँ से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन यहाँ से RER में जाएगा, देन इस तरह से RER में प्रोटीन जाता है। ठीक है, अब ये जो तीनों साइड है, इन तीनों साइड का क्या क्या काम है, इस काम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ए साइड को। इस एक साइड को हम लोग एक्सेप्टर साइड भी बोलते हैं, एक्सेप्टर साइड भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जो अमीनो एसिड tRNA है वो इस जगह से इंटर करता है। जो tRNA अमीनो एसिड लेके आएगा, ये अमीनो एसिड लेके, जो tRNA अमीनो एसिड लेके आएगा, उस tRNA की एंट्री है वो ए साइड से होगी। ठीक है, ये जितना भी जो अमीनो एसिड लेके आने वाला tRNA है, ये tRNA ए साइड से इंटर करेगा, एक्सेप्टर वहीं से tRNA को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, हेलो, समझ में आया? Yes, sir. यस सर।